मुद्रा एवं शाख। नमस्कार बच्चों, आज इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ मैं थलेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, ये पाठ पूरी तरह से हमने पढ़ लिया है, समाप्त हो गया है। तो आइए हम आज इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जानने का और समझने का प्रयास करें। तो आप अपने पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 258 निकालिएगा और 58 के नीचे लिखा है अभ्यास। प्यारे बच्चों देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला कह रहा है भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय सेंट्रल बैंक, राज्य सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। सही उत्तर है द भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर दूसरा, मुद्रा के स्वरूप है सोना चांदी, पशु, मकान, बैंक के चालू खाते। तो इसका सही उत्तर है भैया बहनों बैंक के चालू खाते। स नंबर सही है। तीसरा है संस्थागत साख में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? बैंक, सहकारी समिति, व्यापारी या सभी। कौन शामिल नहीं है? संस्थागत साख। प्रश्न को ठीक से हम समझने का प्रयास करें। ये कह रहा है संस्थागत साख में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है बच्चों? व्यापारी। फिर चौथा नंबर देखिएगा, ब्याज की दर किस खाते में अधिक होती है? बचत खाता, चालू खाता, स है स्थायी जमा खाता, द इनमें से कोई नहीं। श सही है स्थायी जमा खाता, इसमें सबसे अधिक ब्याज दर होता है। फिर चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कह रहा है। खाली स्थान हमारे लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? मुद्रा। मुद्रा हमारे लेन देन को सुगम सरल बनाने वाला माध्यम है। खाली स्थान दूसरा देखिएगा, 10 रुपए के पत्र मुद्रा पर खाली स्थान के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं भैया बहनों? क्या आपको ध्यान में है? इसका खाली स्थान में सही उत्तर है रिजर्व बैंक के गवर्नर, इसका इसमें हस्ताक्षर होता है। ये खाली स्थान, इसके और कुछ खाली स्थान अगले पृष्ठ पर हटिएगा, यहां से ऊपर देखिएगा। मुद्रा का निर्गमन खाली स्थान बैंक द्वारा होता है। क्या उत्तर आपको ध्यान में है? मैंने पूरा पाठ पढ़ा दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। फिर कहता है ऋण में खाली स्थान की दर निश्चित होती है। क्या निश्चित होती है? ब्याज। फिर कहता है बैंक के खाली स्थान खाते में ब्याज की दर कम होती है। किसमें होता है बच्चों? चालू खाता। जो चालू खाता होता है उसमें ब्याज दर बहुत कम होता है। आइए अब जहां से मैं प्रश्न दिखाने का प्रयास कर रहा हूं वहां से देखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, ये प्रश्न क्या कह रहा है आइए हम जानने का प्रयास करें। तो ये प्रश्न कह रहा है बच्चों, शाख से क्या आशय है और अपने शब्दों में इसे समझाइए कह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, व्यक्ति की वित्तीय क्षमता जिसके आधार पर उसे ऋण प्रदान किया जाता है या ऋण प्राप्त हो सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? शाख कहते हैं। इसके द्वारा वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम शाख कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी शाख के आधार पर ही बैंक ऋण या लोन प्रदान करती है, या कोई व्यापारी हर किसी को जितना चाहे उतना ऋण नहीं देती है। किसके आधार पर? शाख के आधार पर ही उसे ऋण दिया जाता है। चौथा प्रश्न, मुद्रा के लिए मापन का आधार होना क्यों जरूरी है? इस प्रश्न को हम ठीक से समझिए और जानने का प्रयास करें। मुद्रा के लिए मापन का आधार होना क्यों जरूरी है? तो प्रिय विद्यार्थियों, मापन के आधार से मुद्रा की कीमत निर्धारित होती है। प्रश्न को उत्तर ठीक से समझिएगा। मापन के आधार से मुद्रा की कीमत निर्धारित होती है, साथ ही वही निर्धारित कीमत वस्तु क्रय करने, सेवा शुल्क अदा करने का माध्यम बनती है। एक निश्चित मापदंड सुनिश्चित होता है। आज मुद्रा ही विनिमय का आधार है। किसी भी वस्तु के लेन देन के लिए मुद्रा महत्वपूर्ण आधार हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा के लिए मापन का आधार होना बहुत जरूरी नहीं बल्कि अत्यावश्यक होता है। प्रश्न नंबर 5वां, मांग जमा राशि से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 5 दिखाने का प्रयास करो बच्चों, देखिएगा। मांग जमा राशि से क्या अभिप्राय है? क्या पूछना चाह रहे हैं प्रश्न हमसे? तो आइए इसका उत्तर है
मांग जमा राशि बैंक में रखी गई वह राशि है जिस पर बैंक जमाकर्ता को अवधि के आधार पर ब्याज अधिक अदा करती है। इन्हें आवश्यकता अनुसार मांगने पर बैंक से प्राप्त करने की सुविधा खातेदार को होती है। मांग जमा राशि कहने का अभिप्राय क्या हो रहा है कि जो बैंक है जमाकर्ता को अवधि के आधार पर ब्याज भी अधिक देती है, साथ ही हमारे पैसे मांगने पर वो हमें चुकता लौटा भी देती है। इस प्रकार से वह पैसे हमें चुका देता है। मतलब हमें पैसे की आवश्यकता पड़ने पर हम उस अपने पैसे को मांग कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, ये कहने का अभिप्राय। फिर कह रहा है बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, बैंकों में बचत खाता, पिछले कालखंड आप अगर वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो पूरे उत्तर आपको ध्यान में आ रहा होगा। बैंकों में बचत खाता मैंने बताया था जिसमें हमारी जितनी सैलरी है कुछ पैसा निकाले कुछ हमने छोड़ दिया, वो बचत खाता कहलाता है। फिर चालू खाता, इसमें अधिकांश व्यापारी लोग पैसा जमा करते हैं निकालते हैं, जमा करते हैं निकालते हैं, वो चालू खाता कहलाता है। फिर स्थायी जमा, आवर्ती जमा खाता, ये क्या होता है? स्थायी जमा खाता का मतलब होता है बच्चों जिसमें कुछ निश्चित समय के लिए 5 साल 8 साल 10 साल के लिए जब पैसे जमा किए जाते हैं तो उसे स्थायी आवर्ती जमा खाता के नाम से जाना जाता है। इनमें ग्राहक अपने पैसे अपनी सुविधा के आधार पर जमा करते हैं, अपनी सुविधा से वह पैसे जमा करते रहते हैं। चालू खाता, बचत खाता और क्या कहा मैंने, स्थायी आवर्ती जमा खाता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 30 वर्ष बाद मुद्रा के क्या नए स्वरूप हो सकते हैं? मुद्रा का स्वरूप दिनों दिन बदलता गया है। पहले हमने देखा धातु मुद्रा, अब आ गया पत्र मुद्रा, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, इस तरीके से चेक बुक, ये सभी सुविधाएं हम देख रहे हैं। तो ये कहता है 30 वर्ष बाद मुद्रा के क्या नए स्वरूप हो सकते हैं? बच्चों 30 वर्ष के बाद मुद्रा के स्वरूप में और भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे प्लास्टिक मनी का प्रचलन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान अधिक होगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आरटीजीएस का चलन लोकप्रिय होगा, एनईएफटी द्वारा भुगतान होगा, अर्थात ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन ज़्यादा सुविधाजनक और तीव्रता से बढ़ेगा। लोग इन माध्यमों से ज़्यादा लेन देन करेंगे। समय के साथ मुद्रा का स्वरूप इस तरह से बदलता चला जाएगा। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 निकालिएगा आप, मैं वीडियो में भी दिखा रहा हूं, आप अपने पुस्तक में भी देखिएगा। ऋण की सुविधा एक ओर हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं यह क्या करती है, हमें दूसरी ओर कर्ज जाल में भी फंसा देती है। एक मिनट, प्रश्न को ठीक से दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यह कह रहा है कि ऋण की सुविधा एक ओर हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज जाल में फंसा देती है। कैसे? आप आसपास के उदाहरण द्वारा समझाइए, कह रहा है। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं ऋण की सुविधा जो है, वास्तविक में हमने पाठ में पढ़ा, स्वप्ना और सुरेश के बारे में हमने पढ़ा है। तो प्रिय बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न है, एक मिनट पहले मैं आपको इसके पहले का प्रश्नोत्तर एक छूट रहा है, उसको पहले बता दूं। सभी को ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए क्या करना चाहिए? प्यारे बच्चों 7वें के बाद 8वें नंबर का प्रश्न था, छूट रहा है, पहले मैं उसको क्लियर कर दूं, फिर 9वें प्रश्न पर चलेंगे। तो यहां पर सभी को ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए निम्न प्रयास करने चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए? ऋण की शर्तें मालूम होना चाहिए। ऋण की क्या क्या शर्तें हैं बच्चों, वो पहले तो मालूम होना चाहिए। फिर ऋण के बदले गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति का पक्का लेखा जोखा होना चाहिए, मतलब उसका सही हिसाब किताब होना चाहिए, तब यह लेन देन ज्यादा उचित होगा। फिर संस्थागत ऋण बैंक या वित्तीय संस्था से प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। और क्या हो सकता है? तो और हम देखते हैं सरकारी प्रयासों की जानकारी रखना चाहिए कि सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं हमारे हित में या हमारे कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर ऋण प्राप्ति के सार्थक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, इससे ऋण सभी को ऋण उपलब्ध हो सके। इसके लिए अधिक से अधिक हमारे आम नागरिकों में जन जागरण लाना होगा, बैंकिंग सिस्टम को आम लोगों तक पहुंचाना होगा, उन्हें बताना होगा और इसके फायदे क्या होंगे, इन पूरी बातों को हमें आम
जो ग्राहक है उन तक पहुंचानी होगी, तब लेन देन ज़्यादा सुगम और आसान होगा। प्यारे भैया बहनों, नीचे और भी निबंधात्मक प्रश्न उत्तर हैं, तो मैं प्रश्न नंबर 9 से लेकर के नीचे प्रश्न नंबर 13 तक अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आज के कालखंड में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।